देख रहे हैं द हिम टेल्स हॉरर स्टोरीज। प्रस्तुत एक और नई कहानी। आधी रात का समय, पहाड़ी इलाका, ऊपर से मूसलाधार बरसात। रह रहकर बादल इतनी जोर से गरज रहे थे कि ऐसा लगता था आसमान ही धरती पर टूट पड़ेगा। पिछले कई दिनों से हो रही इस बरसात के कारण पहाड़ों में लोग अपने घरों में कैद हो गए थे। इतने खराब मौसम में एक 22 साल का नौजवान पहाड़ के खराब रास्तों और नदी को पार करते हुए एक पुराने खंडहर तक पहुंच गया था। खंडहर में पहुंचकर उसने एक दीवार के पास जाकर उसे छूकर कुछ पल कुछ याद किया और फिर पास की जमीन को खोदने लगा। कुछ ही देर में उस युवक का फावड़ा एक मजबूत बक्से जैसी चीज से टकराया और उसी के साथ अब वो और भी उत्साह के साथ खुदाई करने लगा। कुछ ही देर में युवक के सामने एक लोहे का बक्सा रखा हुआ था, जिसे देखकर उसके चेहरे के भाव बदलने लगे थे। युवक ने बक्से पर लगे ताले को फावड़े से तोड़कर जैसे ही उसे खोला, अचानक ही आसपास का माहौल बदलने लगा। जंगल में चारों ओर से जंगली जानवरों के रोने की डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी। आसपास के माहौल से प्रभावित हुए बिना युवक ने आओ देखा ना ताओ बक्से के अंदर झांक कर देखा और उसी के साथ वह जोर जोर से हंसने लगा। बक्से के अंदर कच्ची मिट्टी के बने 3 पुतले दिखाई दे रहे थे, लेकिन जैसे ही उसने मूर्ति को ध्यान से देखा, उसकी हंसी मानो गायब ही हो गई। उस मिट्टी के पुतले का चेहरा अपनी जगह से गायब दिखाई दे रहा था। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने तो पुस्तक में यही पढ़ा था कि मूर्ति मुझे ठीक इसी जगह मिलेगी। फिर ये धोखा क्यों और कैसे हुआ? ऐसी बिना सर की मूर्ति का क्या मतलब हुआ? युवक ने अपने साथ लाई हुई किताब उठाई और बेचैन होकर जल्दी जल्दी पन्ने पलटकर कुछ ढूंढने की कोशिश करने लगा। तभी एक पन्ने पर जाकर उसकी नजर थम गई। अचानक बाहर से जोर से बिजली कड़की और उसी के साथ वह युवक जोर जोर से सर पटक कर रोने लगा। आज कॉलेज के पहले सेमेस्टर का आखिरी दिन था। सभी छात्र बहुत उत्साहित नजर आ रहे थे। क्या बोलते हो भाई लोग, कहीं की ट्रिप हो जाए? यार, हमारे यहाँ से बस 1.5-2 घंटे की दूरी पर एक बेर घनी ऊंची पहाड़ियाँ है, उधर चलते हैं, ट्रैकिंग करेंगे, जंगल में ही कैंप लगाएंगे, बहुत मजा आएगा। अरे बोलना रवि, इतना चुप क्यों है? अरोरा सर बता रहे थे तेरा गांव भी कहीं इधर ही है ना? हाँ यार, मैंने कब मना किया? पहाड़ तो घर है मेरा और मैं साथ में रहूंगा तो तुम्हें किसी गाइड की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बस फिर हो गया मामला सेट। इस संडे को हम सब रवि के साथ उसका गाँव देखने चल रहे हैं। अरे मेरे गांव को देखकर तुम लोगों को कोई खास मजा नहीं आएगा। अगर तुम्हारा घूमने का मन ही है ना, तो मैं तुम्हें एक ऐसी जगह दिखाऊंगा जो कोई गाइड तुम्हें दिखा नहीं पाएगा। सिर्फ इस पहाड़ी के कुछ लोकल लोग ही इन सब चीजों के बारे में जानते हैं। ऐसी भी कौन सी जगह है यार, ठीक से बताना, तूने तो एक्साइटमेंट बढ़ा दिया। बस इतना समझ लो, हमारे देश में जितनी भी रहस्यमय जगह है वो सब पहाड़ों पे ही है। पहाड़ों की ऊंची चट्टानों में आज भी ना जाने कितने गहरे राज दफन है। माउंट कैलाश हो या अमरनाथ, सब एक मिस्ट्री तो है। तो फिर ये तेरी वो मिस्टीरियस जगह देखने के लिए अब तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हो गई हूँ। 3 दिन बाद शुक्रवार की शाम वो चारों दोस्त पहाड़ों की सैर पर निकल चुके थे। मनोज गाड़ी ड्राइव कर रहा था और बाकी सब हंसते गाते पीछे की सीट पर बैठे मस्ती कर रहे थे। ओके गाइस, तो ये वीकेंड मेरे पहाड़ों के नाम, इसलिए ट्रिप की शुरुआत मैं तुम्हें अपना एक पहाड़ी ड्रिंक पिलाकर करता हूँ। रवि ने एक गिलास में सारे दोस्तों को पीने के लिए कुछ दिया, जिसे पीकर उन्हें हल्का सनसनाहट सी महसूस होने लगी। डोंट टेल मी ये हार्ड ड्रिंक था ना? फील डिफरेंट। नॉट एक्चुअली, हमारे यहाँ गांव में देसी तरीके से बनाते हैं और शादी पार्टी जैसे मौके पर सब लोग टेस्ट करते हैं। और हाँ, ये अल्कोहल नहीं है, बस इसमें हल्का सा नशा होता है जो थोड़ी देर बाद गायब हो जाएगा। इंटरेस्टिंग। कुछ देर तक गाड़ी को पहाड़ों में दौड़ाने के बाद अचानक ही धीरज की सांस फूलने लगती है।
प्लीज गाड़ी को इधर ही रोक दो। मुझे 2 मिनट के लिए नीचे उतार कर ताजी हवा चाहिए। ऐसा लग रहा है जैसे दम घुट रहा है। धीरज की बात सुनकर मनोज गाड़ी रोक देता है। धीरज गाड़ी में रखा अपना बैग उठाकर नीचे उतरता है और थोड़ा झाड़ी की तरफ जाने लगता है। अरे अकेले कहाँ जा रहा है? ठीक तो है ना तू? 1 मिनट, जरा हल्का होकर आया, तुम इधर रुको। कुछ मिनटों के बाद धीरज वापस गाड़ी तक लौट आया था। मनोज तू हट, गाड़ी मैं चलाता हूँ, अभी ठीक लग रहा है मुझे। धीरज ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी को दौड़ाने लगता है और अचानक एक सुनसान जगह पर ले जाकर गाड़ी रोक देता है। धीरज, ये कौन से रास्ते ले आया है तू? और ये कहाँ लाकर गाड़ी रोकी है? ये सही जगह नहीं है, इधर से जल्दी गाड़ी आगे ले। अरे यार, मुझे क्या पता ये कौन सी जगह है और ये रास्ता कहाँ जाता है। गाड़ी अपने आप यहाँ आकर बंद हो गई है। और भाई, मुझे कौन सा पहाड़ के रास्ते मालूम है? मुझे ऐसा लगा जैसे कोई शक्ति मुझे इस ओर खींच रही है। स्टॉप इट यार, मजाक की कोई हद होती है। चारों ओर अंधेरा है, आसपास कोई नजर नहीं आ रहा। रवि ठीक बोल रहा है, ये जगह सेफ नहीं लगती। गाइज इधर देखो, यहाँ पर कुछ है, कुछ खंडहर टाइप। अब इधर आ ही गए हैं तो चलो अंदर देखते हैं। नो वे, नहीं इधर मत जाओ। मैंने कहा था ना कि मैं तुम लोगों को एक खास जगह दिखाने वाला हूँ। तो मैं तुम्हें जो जगह दिखाने वाला था ना, वो इसी जगह से रिलेटेड है। सोचा था ये कहानी सुनाकर तुम्हें थ्रिल फील कराऊंगा, लेकिन लगता है अब सच बता ही देना चाहिए। देखो, जैसे हम मानते हैं ना कि किसी जगह से शिवलिंग प्रकट हुआ था, वो उनका प्रकट स्थल हो गया, ऐसे ही ये जगह शैतान का प्रकट स्थल है। इसी जगह पर सालों पहले शैतान प्रकट हुआ था। आसपास के गांव के लोग इधर आना तो दूर, इसकी बात भी नहीं करते। और गांव के लोगों का तो इतना मानना है कि रातों रात आदिवासी इस गांव को खाली करके भाग गए थे। इसके पीछे भी जरूर इस शैतान का ही कोई ना कोई संबंध है। एक पूरा गांव रातों रात खाली होकर कहीं और चला गया था, और वो गांव भी मेरे गांव से कुछ ही दूरी पर ही है। मैं तुम लोगों को उधर ही ले जाने वाला था। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, लेकिन उस गांव के लोग आज भी अपने पुराने तरीकों पर ही टिके हुए हैं। ना बाहरी लोगों से कोई संबंध रखते हैं, ना ही उन्हें आज की कोई टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट से कोई मतलब है। और तो और उस कबीले के आसपास जाने से हमारे जैसे पहाड़ी लोग भी घबराते हैं। मुझे लगा था तुम सब शहर के लोग हो, ये कहानी सुनकर तुम्हें अच्छा लगेगा, लेकिन मैं नहीं जानता था यार, मेरे मन में आए हुए ख्याल हमें वाकई यहाँ तक ले आएंगे। अब तो मुझे लग रहा है वाकई ये जगह राक्षस के प्रभाव में है। मैंने सोचा और हम यहाँ पहुंच भी गए। अरे यार, इसमें इतना डरने जैसी क्या बात है। ठीक है, वो बाहर के लोगों से कोई कांटेक्ट नहीं रखना चाहते, ये उनकी चॉइस है। इस सबको इतना हाइप करने की क्या जरूरत है। अभी भी दुनिया में ऐसे बहुत से कबीले हैं जहां आदिवासी अपनी पुरानी परंपराओं के साथ रहते हैं। मैं तो अंदर जा रहा हूँ। आज के टाइम में शैतान कोई है तो वो बस इंसान है, तभी तो बाकी के सारे शैतान ऐसे खंडहरों में जाकर छिप गए हैं। धीरज ने खंडहर में अंदर कदम रख दिया था और मोबाइल की रोशनी में वो अंदर देखने की कोशिश करने लगा था। धीरज के जाने के बाद मनोज, रवि, मधु भी एक एक करके अंदर जाने लगे। ये क्या है? बिना सर की मिट्टी की मूर्तियां, ये कुछ अजीब डरावनी से नहीं लग रही? मुझे दिखाओ, तुम लोग छूना मत। रवि टॉर्च की रोशनी में मूर्तियों को देख रहा था कि तभी मधु के चीखने की आवाज सुनाई देती है। क्या हुआ? तू ठीक तो है ना? मेरे हाथ पे कुछ है, इधर इधर बाजू में लग रहा है कोई मांस को तर रहा है। मधु की बात सुनकर मनोज जल्दी से उसकी शर्ट की बाजू फाड़ देता है, जहाँ एक बिच्छू उसकी बाजू में डंक गड़ाए नजर आता है। रवि पास में पड़े डंडे की मदद से बिच्छू को अलग करने की कोशिश करता है, लेकिन जब बिच्छू पकड़ को ढीला नहीं कर रहा था तो मनोज हाथ से उसे हटाकर दूर फेंक देता है। मधु दर्द से बेहाल हुई जा रही थी। उसकी बाजू से खून बह रहा था और मनोज के हाथों में भी बिच्छू ने डंक मार दिया था, जिससे उसके हाथ भी घायल हो गए थे। चलो यहां से, बस अब बहुत हुआ। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पहले भी कोई आया था। ये देखो, यहाँ किसी ने थाल सजा रखी हुई है।
इसमें ये क्या है जिस पर मक्खियां भिन-भिना रही हैं? शायद मांस है, इसीलिए मैं यहाँ आने के लिए मना कर रहा था। यहाँ चारों ओर काले तिल बिखरे हुए हैं और खून से कुछ अजीब से निशान भी बने। और ये काले दीपक, ये सब नॉर्मल नहीं है यार। वहां का माहौल और मधु के साथ हुई घटना के बाद वे चारों वापस लौट आए थे। रात काफी हो गई है, मुझे लगता है हमें आसपास ही कहीं रुक जाना चाहिए, कल सुबह लौट जाएंगे। खंडहर में घटी घटनाओं के बाद चारों दोस्त कुछ दूर पर बने गेस्ट हाउस में लौट आते हैं। मधु कमरे में अकेली थी और बाकी दोस्त अलग कमरे में थे। आधी रात को मधु की आंख खुली तो उसे महसूस हुआ जैसे उसके कमरे में कोई पांव घसीट कर चल रहा है। मधु ने चौंक कर लाइट जलाई तो सामने का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। कमरे में वही मिट्टी का पुतला रखा हुआ था जो उसने खंडहर में देखा था, लेकिन अभी सामने उसका सर भी दिखाई दे रहा था। ये कैसे हो सकता है? जरूर मुझे कोई वहम हो रहा है। मधु बिस्तर से उतरी और धीमे कदमों से उस पुतले की ओर बढ़ने लगी। अचानक ही मिट्टी के पुतले की आंखें ऐसे चमकने लगी जैसे वो कोई बेजान पुतला ना होकर कोई शैतानी जीव हो, और अगले पल उस पुतले ने अपनी आंखें खोल दी, जिसे देखकर मधु की चीख निकल जाती है। मधु दौड़कर दरवाजे की ओर जाने की कोशिश कर ही रही थी, लेकिन उसे महसूस होता है कि कमरे में चारों ओर गीली मिट्टी का दलदल जैसा बन गया है, जिसमें से वो चाह कर भी अपने आप को बाहर नहीं निकाल पा रही थी। मधु जोर जोर से हाथ पैर चला रही थी, लेकिन हर गुजरते पल के साथ वो नीचे धंसती जा रही थी। दलदल अब उसकी गर्दन तक पहुंच गया था। तभी मधु के कमरे का दरवाजा खुलता है और रवि, मनोज और धीरज वहां पहुंच जाते हैं। मधु, क्या हुआ तुम्हें? ऐसे जमीन पर क्यों गिरी हुई हो? इसकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही है। अरे, इसके पूरे शरीर पर यह गंदी गीली मिट्टी कहां से आई? कहीं बाहर गई थी क्या ये? कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। अचानक मधु की आंख खुली तो अपने दोस्तों को आंखों के आगे देख वो जोर जोर से रोने लगी। वो मिट्टी का पुतला मेरा पीछे करते हुए मेरे कमरे में पहुंच गया। वो देखो, वहाँ दीवार के पास है। रवि बिल्कुल ठीक कह रहा था, शैतान है वो। हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए था। अरे शांत हो जा मधु, कुछ नहीं है, तुम एकदम ठीक हो। थोड़ा आराम करो। अगर तुम्हें एतराज ना हो तो मैं तुम्हारे कमरे में रुक जाऊं? हाँ, प्लीज मुझे अकेला छोड़कर मत जाना। कुछ देर बाद मनोज ने मधु को समझा बुझाकर बिस्तर पर सुला दिया था और खुद वहीं पास में ही पड़े हुए सोफे पर आंखें बंद करके बैठ गया था। लेकिन रह रहकर मधु के पांव में लगी हुई वो मिट्टी और मधु की वो दलदल वाली बात बताना उसे परेशान कर रहा था। सोचते सोचते अचानक मनोज की भी आंख लग जाती है। कुछ देर बाद मनोज की आंख खुली तो सामने का नजारा देखकर उसने दांतों तले उंगली दबा ली। कमरे में हर तरफ गीली मिट्टी के निशान बने हुए थे जो दीवारों से होकर छत और फिर खिड़की पर जाकर खत्म हो रहे थे। कहाँ गई मधु? और उसके पैर के निशान छत और दीवारों पर कैसे बने? ऐसा कैसे हो सकता है? कोई इंसान दीवार और छत पर कैसे चल सकता है? मनोज खिड़की के पास जाकर बाहर की ओर देखता है तो नीचे गार्डन में उसे कोई बैठा नजर आता है। नीचे गार्डन में किसी लड़की को जमीन में बैठे देख मनोज भागते हुए नीचे पहुंचता है और मधु के कंधे पर हाथ रख देता है। मधु मुड़कर मनोज की ओर देखती है। मधु का चेहरा बेहद खौफनाक नजर आ रहा था। पूरा चेहरा मिट्टी से सना था। उसके दोनों हाथों में मिट्टी भरी हुई थी और वो दोनों हाथों से ठूस ठूस कर मिट्टी खा रही थी। उसके पूरे कपड़े और शरीर गीली मिट्टी से भरा हुआ था। उसकी ऐसी हालत देख मनोज के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। ये क्या कर रही हो मधु? ये क्या हो गया है तुम्हें? होश में आओ, हम कल सुबह ही यहां से निकल जाएंगे। चलो मेरे साथ।
मनोज का हाथ झटक कर मधु जोर जोर से हंसने लगती है और उसके बाद ऐसे चिल्लाती है जैसे उसे सामने से कोई आता नजर आ रहा हो। चीखते हुए वो अपने बाल, चेहरा और खाल नोच कर नीचे फेंक रही थी। उसके नाखून अचानक ही किसी जानवर जैसे बड़े हो गए थे, जिससे वो अपनी ही गर्दन और सीने को फाड़ डालती है और देखते ही देखते उसकी मौत हो जाती है। अपनी आंखों के सामने अपने दोस्त को मरते देख मनोज बदहवास दौड़ता हुआ रवि और धीरज के कमरे में पहुंचता है। वो मधु नहीं रही। क्या क्या मतलब नहीं रही? वो मेरे सामने उसने अपनी जान ले ली। इम्पॉसिबल। अच्छी खासी लड़की ऐसे कैसे अपनी जान ले लेगी? तू चल मेरे साथ, होटल का सीसीटीवी चेक करते हैं। कुछ तो हुआ है उसके साथ। मैं इस बात को मान ही नहीं सकता। कुछ नहीं हुआ उसके साथ यार। मैं वहीं पर था, मेरी आंखों के सामने सब कुछ हुआ। किसी ने नहीं मारा उसे, उसने खुद अपनी जान ले ली है। मनोज के कहने के बाद भी रवि और धीरज को उसकी बातों पर जरा भी यकीन नहीं था, इसलिए वो दोनों उसे कमरे में रोता छोड़ होटल के सीसीटीवी रूम की ओर दौड़ पड़ते हैं। इधर मनोज अपना सर पकड़े बेतहाशा आंसू बहा रहा था और उधर रवि और धीरज सीसीटीवी रूम में पहुंच गए थे। वहां जाकर उन्हें नजर आता है कि मधु अपने कमरे की खिड़की से किसी 4 पैर वाले जानवर की तरह दीवार पर चलते हुए आई और फिर गार्डन में बैठकर मिट्टी खाने लगी और अंत में उसने अपनी नाखूनों से खुद को ही चीर डाला। ये कैसे हो सकता है? कोई इंसान खुद को इस तरह से मार नहीं सकता। तुमने देखा? उसके नाखून तुम्हें कुछ अलग नहीं लग रहे थे? ऐसा लग रहा था वो किसी और के कंट्रोल में है, जैसे कोई और हावी हो गया था उस पर। तुम लोग मानो या ना मानो, उसके साथ कुछ गलत हुआ है और मुझे तो ये भी लगता है कि ये सब हमारे उस खंडहर में जाने के कारण हुआ। अरे बंद कर तू अपनी बकवास। कहीं ऐसा तो नहीं उस खंडहर की आड़ में तूने ये सारा गेम खेला? क्योंकि पिछले महीने तूने ही मधु को प्रपोज किया था, लेकिन मधु ने तेरी बजाय मनोज का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। कहीं तेरी जलन ने ही तो जान नहीं ले ली उसकी, और तू ही लेकर आया था ना हमें पहाड़ों में घुमाने। बकवास बंद कर। हाँ, मैंने प्रपोज किया था मधु को और मैं मानता हूं कि मैं उसे प्यार करता था और आज भी करता हूं, लेकिन जो प्यार करता है ना वो जान नहीं ले सकता। उसने बेशक मेरा प्रपोजल मना कर दिया था, लेकिन मैंने कभी उसका बुरा नहीं चाहा। अरे मैं तो हमेशा यही चाहता था कि वो अपनी लाइफ में खुश रहे, आगे बढ़े, और इसीलिए मैंने उससे वादा भी किया था कि मेरे प्यार से हमारी दोस्ती पर कभी आंच नहीं आएगी। मैंने तो सुना है पहाड़ों में काले जादू के भी खूब किस्से होते हैं। आदिवासी गांव की कहानी सुनाकर तारीफ तो खूब बटोर ली तूने। ये नहीं बताया आदिवासी गांव में टोन टोटके भी होते हैं। तूने इसी काले जादू की मदद से जान ली है मधु की। आने दे पुलिस को, मैं सब बताऊंगा। धीरज, मधु की मौत का गहरा सदमा लगा है मुझे। कुछ भी बोले जा रहा है तू ऐसे कैसे ये सब कह सकता है? ए, तू ये नाटक बंद कर। अब मुझे सब समझ में आ रहा है। पहले तेरा इधर लाने का प्रोग्राम बनाना, फिर अपने टोने टोटके से मेरी तबीयत खराब करना। ओह यस 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 यस, अभी याद आया। गाड़ी में बैठने से पहले तूने ही हम सबको वो पहाड़ी ड्रिंक के नाम पर कुछ पिलाया था ना। उसे पीने के कुछ देर बाद ही मेरी तबीयत बिगड़ने लगी थी। उसके बाद मुझे तो होश ही नहीं था। पता नहीं किस शक्ति के सम्मोहन में था मैं। कब मैंने गाड़ी ड्राइव करी और गाड़ी को ले जाकर उस खंडहर के सामने पहुंचा दिया, मुझे पता भी नहीं चला। तूने ये सब जानबूझकर मेरे हाथों करवाया ताकि कोई तुझ पर शक भी ना करे और तू चुपचाप पीछे बैठकर तमाशा देखता रहे। अभी भी समय है रवि, अपना सच कबूल कर ले, वरना मैं पुलिस के सामने सच बताने से पीछे नहीं हटने वाला। हमारे दोस्त की जान गई है, ये कोई छोटी बात नहीं है। अगर एक दोस्त को इंसाफ दिलाने के लिए मुझे अपने दूसरे दोस्त की कुर्बानी देनी पड़ी ना, तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। पागल मत बन। मधु सिर्फ मेरी दोस्त नहीं थी, तू बहुत अच्छी तरह जानता है। मेरे लिए दोस्त से कहीं बढ़कर थी, और उसकी मौत का जितना दुख मुझे है ना, उतना तुम में से किसी को नहीं हो सकता। तू कब से जानता है मधु को? 1 साल से ना। स्कूल की फ्रेंड है वो मेरी। 10 सालों से जानते हैं हम दोनों एक दूसरे को। मधु मेरे लिए क्या थी तू इस जन्म में कभी समझ नहीं पाएगा।
इसलिए मुझसे उलझने की कोशिश मत कर। इधर धीरज और रवि हाथापाई पर उतर आए थे और उधर कमरे में मनोज किसी और ही हालत में था। अचानक ही रवि को मनोज के चीखने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो दोनों दौड़ते हुए कमरे में पहुंचते हैं। कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और अंदर का दृश्य रोंगटे खड़े कर देने वाला था। सामने मनोज जमीन पर पड़ा था। उसकी आंखें बाहर को निकली हुई थी और शरीर पूरी तरह कीचड़ में लिपटा था। उसका मुंह फटा हुआ था और उसमें ढेरों मिट्टी ठूसी हुई थी, जैसे किसी ने जबरन उसके मुंह में भरी हो। दोस्त की ऐसी हालत देख रवि एक पल को खुद को संभाल नहीं पाता और पछाड़ खाकर जमीन पर गिर पड़ता है। अभी भी तू यही बोलेगा ना कि मैंने इसको मार दिया? अरे मैं तो तेरे साथ था। मुझे तो पता भी नहीं कि कमरे में क्या हुआ और क्यों हुआ। पता नहीं किसकी काली नजर लग गई मेरे दोस्तों को। किस मनहूस पल में मैंने इस ट्रिप पर आने का सोचा था। ना जाने क्यों खंडहर के सामने रुकते ही मेरे मन में अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। शायद भगवान मुझे चेतावनी दे रहे थे कि हमें उस समय वहां नहीं होना चाहिए। लेकिन तुझे ही बहुत शौक चढ़ा था ना खंडहर में शैतान ढूंढने के लिए। देख लिया ना तूने शैतान। अब समझ में आया कि गांव वाले जो कहानी सुनाते थे वो झूठ नहीं थी और शायद यही कारण था कि वो गांव खाली करके बरसों पहले चले गए थे। रवि गहरे दुख में था। तभी धीरज दौड़कर अपने कमरे में जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है। बाबा, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते बाबा। आपके सिवा मेरा कोई भी नहीं है। मैंने तुझसे एक बहुत बड़ी बात छिपाई है बेटा। बरसों पहले मैं तुझे हमारे परिवार, अपने लोगों से दूर ले आया था। हमारा शहर से कोई संबंध नहीं। हम पहाड़ की गरुड़ प्रजाति के लोग हैं। हमारे गांव के लोग आदिवासी जीवन बिताते हैं। एक बार शहर से कुछ लोगों से मैंने बात की तो मुझे पता चला दुनिया हमारे गांव से बहुत आगे बढ़ चुकी है। मैं तुझे जीवन में सब कुछ देना चाहता था, इसलिए मैं तुझे लेकर गांव छोड़कर भाग आया। मुझे लगता था कि हमारे गांव के लोग बेवकूफ हैं, जो आज 200 साल बाद भी शैतान से डरकर ऐसी जानवरों जैसी जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन वो सब झूठ नहीं था। अपना गांव छोड़कर शहर आने के बाद शैतान का श्राप मानो मेरा पीछा करने लगा। पहले मेरी पत्नी यानी कि तेरी माँ की मौत हो गई। उसके बाद मेरी बेटी, उसे भी मैं बचा नहीं सका। और अंत में अब ये बीमारी मुझे भी हर पल अंदर से खोखला कर रही है। बेटा, अब तेरे पास बस 2 रास्ते बचे हैं। या तो वापस अपने कबीले में लौट जा, या फिर शैतान को वो दे दे जो इसे चाहिए। लेकिन उससे उलझना कोई सही बात नहीं। तू अपनी जान बचा बेटा और वापस लौट जा। बाबा, मैं किसी कबीले में वापस नहीं जाने वाला। मैं आपके साथ इसी घर में रहूंगा। आप चाहते थे ना मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनूं, अच्छे कॉलेज में पढूं, आपका नाम रोशन करूं। फिर क्यों मुझे जंगली लोगों के बीच में भेज रहे हैं आप? और कोई रास्ता नहीं है। वादा कर, मेरे जाने के बाद मेरे साथ मेरे बक्से को भी जला देगा तू और अपनी रक्षा के लिए लौट जाएगा। धीरज को सारी सच्चाई बताने के बाद अगले कुछ ही दिनों में धीरज के पापा की मौत हो गई थी। बाबा के जाने के बाद धीरज बहुत अकेला हो गया था। जैसा कि उसके बाबा ने बताया था कि राक्षस का ये श्राप अब बाबा के बाद उसके पीछे आने वाला था। और शायद बाबा की बातों से धीरज को इतना तो समझ में आ ही गया था कि बाबा के बक्से में कुछ तो ऐसा जरूर है जो वो नहीं चाहते थे कि धीरज उसे देखे। धीरज अब सब कुछ जानना चाहता था। उसी रात उसने पिता का संदूक खोला तो सामने एक किताब दिखाई दी। उस किताब में शैतान को तृप्त करने की विधि लिखी हुई थी। बस इतनी सी बात? अगर शैतान को भगवान बनकर पूजने से शैतान का श्राप मेरे ऊपर से खत्म हो सकता है
तो मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। अब बस बहुत भुगत लिया मेरे परिवार ने, अब और कोई मौत नहीं होगी। धीरज ने किताब में बताए अनुसार खंडहर में जाकर शैतान की प्रतिमा को खोद कर निकाला, लेकिन उसने पाया कि शैतान का चेहरा तो गायब है। घबराकर उसने फिर से किताब के पन्ने पलटे तो आगे की विधि सुनकर उसके पांव सुन्न पड़ गए। शैतान केवल तभी भोग स्वीकार करता है जब उसे 2 मानव बलि समर्पित की जाती है। उसके लिए पहले शैतान का आवाहन करना होता है और उसे बलि के लिए आमंत्रित किया जाता है। धीरज के पास कोई और चारा नहीं बचा था। अपनी जान बचाने के लिए उसने शैतान के साथ समझौता कर लिया और कॉलेज में अपने दोस्तों के साथ पहाड़ों पर वीकेंड मनाने का प्रोग्राम बना लिया। चारों दोस्तों में से कोई भी ये बात नहीं जानता था कि धीरज का अतीत क्या है। रवि भी पहाड़ों का रहने वाला है। इसी बात का फायदा उठाकर धीरज उसे घुमाने ले जाने को कहता है और इस तरह किसी को शक नहीं होता कि धीरज ने ही सारा खेल तैयार किया है। आधे रास्ते जाकर धीरज ने पहाड़ों में सर घूमने की शिकायत करके गाड़ी रुकवाई और झाड़ियों के पीछे जाकर मनोज रवि के बाल, नारियल और 5 लोहे की कील रखकर उनकी बलि की शैतान को पेशकश दी। उसके बाद धीरज चुपचाप जाकर गाड़ी में बैठ गया और जानबूझकर गाड़ी को लेकर शैतान के खंडहर के पास पहुंच गया। वहां जाकर धीरज ने सबको खंडहर के अंदर आने के लिए उकसाया और अपने साथ लाए हुए बिच्छू को अंधेरे में मनोज की बजाय गलती से मधु के ऊपर छोड़ दिया। मधु और मनोज के खून के छींटे शैतान की मिट्टी की मूर्ति पर पड़ते ही शैतान ने दोनों को अपना शिकार चुन लिया और फिर होटल में पहुंचने के बाद शैतान मधु के पीछे आया और उसका शिकार कर लिया। बस अब कोई खतरा नहीं। शैतान को अपनी 2 बलियां मिल चुकी हैं। अब शैतान मेरा पीछा छोड़ देगा और मैं सुकून से अपनी बाकी की जिंदगी जी सकूंगा। इस कबीले का मैं पहला आदमी हूँ जो शैतान के श्राप से बचकर खुली हवा में अपनी जिंदगी बिताएगा। तभी धीरज को अपने कमरे में कुछ आहट महसूस होती है। वो पलटकर देखता है तो उसे अपने कमरे में वही मिट्टी की शैतानी मूर्ति दिखाई देती है जो अब खून से लथपथ हो चुकी थी। तुम क्यों आए हो यहाँ? क्या चाहते हो मुझसे? मैंने तुम्हारी 2 बलियां दे दी ना, अब मैं आजाद हूँ। धीरज की बात सुनकर शैतान की डरावनी आवाज उस कमरे में गूंज उठती है। अपनी कलाई की ओर देख, इस जख्म से कुछ याद आया। धीरज को अचानक याद आया कि खंडहर के अंदर जाते समय एक कांटे वाली झाड़ी में उसका हाथ रगड़ गया था और शायद कुछ बूंद खून की वहां गिरी भी होंगी। मेरे भोग की थाल में तेरा खून भी शामिल था। अब जब तक तेरा खून मेरे मुंह नहीं लगेगा मुझे चैन नहीं मिलेगा। धीरज पूरी ताकत से भागने की कोशिश करता है, लेकिन शायद उसकी नियति लिखी जा चुकी थी। एकाएक उसे अपने चारों ओर दलदल नजर आने लगता है और उसी दलदल में दम घुट जाने से उसकी मौत हो जाती है। रवि के दोस्तों की मौत एक ऐसी पहेली थी जिसने उसे गहरा सदमा दिया था, लेकिन शायद नियति ने जो धीरज के साथ किया उसे ही प्रकृति का नियम कहते हैं।